बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के 5 न्यूमेरिकल्स किए थे और आज के लेक्चर में हम इस जो मजीद अगले 5 न्यूमेरिकल्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन 1.6 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। डायमेंशंस और यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जरा देखते हैं किस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, जिस भी चीज की डायमेंशन फाइंड आउट करनी होती है सबसे पहले तो आपने उसको एक तरफ रखना है और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाना है। तो आर का स्केल इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर एफ से मल्टीप्लाई होगा। M1 M2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया G का फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले से अब हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है G की। तो अगर आप G की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आप सब चीजों की डायमेंशन पुट करेंगे यहां पर। अब अगर आप लोगों ने डायमेंशंस वाला टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें मैंने आपको सारी चीजों की डायमेंशन निकालना सिखाई थी। फोर्स की डायमेंशन होती है M L T -2। डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L और स्क्वायर आ रहा है तो उसके ऊपर स्क्वायर पावर में। और M1 और M2 मैसेज हैं और मैस की डायमेंशन होती है M। तो ये हमारे पास सबकी डायमेंशंस सिंबल्स में पुट कर दी और हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स भी डाल दिए जो कि डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है। ऊपर सॉल्व करते हैं अलग, नीचे अलग सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास बन जाएगा M L और ये L का स्क्वायर, तो ये L क्यूब बन जाएगा। और T सिर्फ ऊपर है -2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय M इंटू M M स्क्वायर। ये है हमारे पास। अब डायमेंशन ऑफ G कैसे निकालेंगे, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। एक M ऊपर है, 2 M नीचे, तो हमारे पास एक M M से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी एक M नीचे रह जाएगा जो कि ऊपर जाकर अपनी पावर नेगेटिव कर लेगा। तो ऊपर रह जाएगा M -1। देन वी हैव L क्यूब एंड T -2। तो ये है हमारे पास G की डायमेंशंस। नेक्स्ट चीज वो कहेगा G के यूनिट फाइंड आउट करना। अगर आपको किसी चीज की डायमेंशन मालूम है तो उसके यूनिट्स निकालना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जरा देखते हैं जी यूनिट ऑफ G कैसे फाइंड आउट करनी। यूनिट्स ऑफ G, अब ये डायमेंशन है M, मैस है तो मैस की जगह किलोग्राम लिख दें, यूनिट लिख दें। L लेंथ है और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और वही पावर। और T टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी। तो डायमेंशन और यूनिट, अगर एक चीज मालूम हो तो दूसरी निकालना बहुत आसान है। जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 1.7 कहता है शो दैट एक्सप्रेशन VF = VI + AT। यह आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। कहता है साबित करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। यानी कि डायमेंशनली करेक्शन कैसे हम देखते हैं, डायमेंशन कोई चीज कंसिस्टेंट है या नहीं। इसके देखने का सिंपल तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आती है कि नहीं। अगर वो बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये देखिए जी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, आप प्रूफ भी कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से पहले देखते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, VF, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन मीटर की जगह L और सेकंड की जगह T लगा दो तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी L T -1। ये आ गई डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की।
अब जरा डिस्कस करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी, तो देखते हैं राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास, VI प्लस AT। इस पूरी चीज की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। पहले आप VI की भी डायमेंशन निकाल लें और A और T की भी डायमेंशन निकाल लें। लो जी, अब जरा देखते हैं। VI तो स्पीड ही है ना, इनिशियल स्पीड हो या फाइनल स्पीड हो, डायमेंशन तो LT-1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको सिखाई थी LT-2। साथ टाइम है, टाइम की डायमेंशन T होती है, तो ये बन जाएगा LT-1 प्लस ये T-2 और T जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रह जाएगा T-1। तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास LT-1 और LT-1 आ रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास LT-1 था। तो यहां से क्या साबित हुआ कि हेंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारी इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये देखिए जी, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट भी लिख सकते हैं और डायमेंशनली कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास। किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। वैसे 1.7 के बाद 1.8 न्यूमेरिकल करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सेम आइडिया पर 1.9 न्यूमेरिकल है, तो हम इसके साथ 1.9 न्यूमेरिकल पहले करते हैं और फिर हम 1.8 को बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जी, 1.9 की स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर है 1.8 के। यहां भी हमें एक इक्वेशन दी है, आइंस्टाइन की बड़ी फेमस मास एनर्जी इक्वेशन है, E इक्वल्स टू mc², और ये कहा जा रहा है कि E इक्वल्स टू mc² को देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या, एनर्जी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखना चाह रहे हैं तो आपको एनर्जी की डायमेंशन आनी चाहिए। अब एनर्जी की डायमेंशन आपको सिखाया हुआ है कि mL2T-2 होती है। स्टेप बाय स्टेप कैसे आएगी, इसके लिए आप लेक्चर को देख सकते हैं। डायमेंशंस का लेक्चर था, लेक्चर 13 और लेक्चर 14। अब जरा देखिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। राइट हैंड साइड पर क्या है, mc² की डायमेंशन। इसमें से पहले आप m की डायमेंशन अलग कर लें और c² की डायमेंशन अलग कर लें। अब m क्या है जी, m तो है मैस, और मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड लाइट की हो या किसी भी चीज की हो उसकी डायमेंशन होती है LT-1, लेकिन साथ उसका स्क्वायर आएगा। अब जरा देखिए जी, राइट हैंड साइड की डायमेंशन बनेगी m L² और t की पावर -1 है, उसका भी स्क्वायर लेंगे तो t raised to the power -2। हमारे पास डायमेंशन इकट्ठे होकर बनेगी m L² T-2, और ये तो वही डायमेंशन नहीं जो लेफ्ट हैंड साइड की है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि हेंस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम। तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन की, कौन सी इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc², ये वाली इक्वेशन इट इज डायमेंशनली
करेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में यूज कर रहा है वर्ड कंसिस्टेंट, तो हम भी कहेंगे कि इसकी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन। हमने देखा कि किस तरह से ये तीनों जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं ये डायमेंशन से रिलेटेड थे, इसलिए इन तीनों को मैंने इकट्ठा किया। अब जरा देखते हैं 1.8 और 1.10 जो लास्ट टू न्यूमेरिकल्स हैं इस एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जरा 1.8 की स्टेटमेंट। कहते हैं द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम टू डिपेंड अपॉन, दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम और दूसरी चीज है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोगों ने 10th में पढ़ा, फिर भी उसका फॉर्मूला यहां पर लिख दिया मैंने कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है, और स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस को याद रखिएगा फोर्स ओवर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। अब हम लोगों ने डिड्यूस बाय मेथड डायमेंशन, डायमेंशन का मेथड यूज करते हुए फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कितनी चीजों पर कर रही है। स्पीड ऑफ साउंड v डिपेंड कर रही है डेंसिटी पर। तो सपोज करें डेंसिटी पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है, लेकिन डेंसिटी की कितनी पावर, मैं डेंसिटी की कोई पावर सपोज कर लेता हूं a। इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रही है, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी e है और उसकी कोई पावर जिस पर वो डिपेंड करे मैं b लिख देता हूं। आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वालिटी आ गई, साथ मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और रो की पावर a और e की पावर b। अब मैं जिन चीजों के साथ स्टार लगा रहा हूं इन सारी चीजों की डायमेंशंस आएंगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं इन सारी चीजों की डायमेंशन अलग-अलग फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में वापस पुट करूंगा जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी याद रखिएगा, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वहां से ये डायमेंशन निकली LT-1 की। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर आप डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैस की डायमेंशन फाइंड आउट करें, ओवर वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड आउट करें और आपके पास डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। अब मैस की डायमेंशन क्या होती है, m, वॉल्यूम मीटर क्यूब है तो अब मीटर की जगह L लिखेंगे तो ये L क्यूब हो जाएगा, ये डायमेंशन आ गई वॉल्यूम की। तो फिर हमारे पास फाइनल डायमेंशन क्या बनी, ML-3। लो जी, इसकी भी डायमेंशन आ गई। अब रह गया इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, तो डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। मॉड्यूलस किसके बराबर है, जैसे कि मैंने लिखा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं मॉड्यूलस की डायमेंशन तो स्ट्रेस की डायमेंशन से डिवाइड कर दें स्ट्रेन की डायमेंशन। स्ट्रेस की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर भी होता है। और उसकी डायमेंशन कितनी होती है याद रखिएगा, उसकी डायमेंशन होती है ML-1 T-2। डायमेंशन वाले आर्टिकल में हम लोगों ने सीखा है सारा। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यहां नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो यही इसकी फाइनल डायमेंशन है। अब मैं ये सारी डायमेंशंस, V की डायमेंशन है LT-, रो की डायमेंशन है दिस वन और E की डायमेंशन है ये सारी डायमेंशन मैं वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि बाय पुटिंग these values
इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो आइए जरा देखते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है जी v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब सारी डायमेंशंस पुट करूंगा। एक दफा मैं इक्वेशन लिख लूं आप लोगों के सामने। तो यहां पर मैं v की डायमेंशन लिख दूंगा जो कि मैंने फाइंड आउट की है LT-1। फिर आ जाएगा कांस्टेंट, फिर आ जाएगी डायमेंशन किसकी, डेंसिटी की। लेकिन जो भी डायमेंशन डेंसिटी की पुट करेंगे उसकी पावर a आएगी। अब डायमेंशन डेंसिटी की हम लोगों ने फाइंड आउट की है ml-3 और उसकी पावर a। उसके बाद E की डायमेंशन, इलास्टिसिटी मॉडुलस की डायमेंशन भी अब हमने फाइंड आउट की ml-1 T-2 and raised to the power b। अब आपने यहां पर जरा तवज्जो करनी है। देखिए LT-1 है, यानी कि मैस नहीं है। अगर मैं यहां पर मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए m लिख दूं लेकिन उसकी पावर फिर मुझे 0 लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो मौजूद नहीं है। लेकिन मैं ऐसा लिखूंगा ताकि हमें पता चले कि मैस है लेकिन उसकी पावर 0 है, क्योंकि इससे हमारा काम आसान होगा। अब जरा देखिए जी, इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं। m की पावर a आ जाएगी, l की पावर -3a से मल्टीप्लाई होगा तो -3a हो जाएगी। उसके बाद ये m की पावर b हो जाएगी, l की पावर -1b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -b हो जाएगी। एंड देन t की पावर -2b हो जाएगी। अब जरा देखें, जो सेम है उनको ऐड करते हैं। आपको मालूम है ये मैथ सेम है, आपको मालूम है l जो है वो भी सेम बेस है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो हमारे पास ये बन जाएगी, इधर तो m की पावर 0, l और t की पावर -1 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जरा देखिए जी, ये m है, ये m की पावर a है, ये m की पावर b है, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी a प्लस b। इसके बाद ये l है, ये भी l है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी -3a -b। इसी तरह ये हमारे पास t है, t तो सिर्फ a की जगह लिखा है तो -2b हो जाएगा। अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको मालूम है जो इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं डेफिनेटली वो करेक्ट तो होगी, और अगर वो करेक्ट है तो फिर जो डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो ही राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। यानी m की जो पावर यहां है वो ही पावर यहां भी होनी चाहिए, यानी कि a प्लस b का आंसर फिर 0 आना चाहिए। यूं मैं कंपेयर करूंगा दोनों साइड्स की डायमेंशंस को और a और b का आंसर निकालूंगा। तो बाय कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ की जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करता हूं। तो जो पावर m की यहां है यानी कि a प्लस b, वही पावर m की लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए यानी कि 0। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। जो पावर t की यहां है वही पावर t की यहां होनी चाहिए, यानी कि -2b किसके बराबर आया, -2b बराबर आया -1। अब इसी तरह आप कहेंगे कि सर ये वाली पावर इस पावर के बराबर होगी जो l की है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2, a और b फाइंड आउट करना। और जब भी हमने दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करना होता है तो 2 इक्वेशंस सफिशिएंट होती हैं। यहां से मैं कर लेता हूं b, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड होगा, तो हमारे पास b कितना आ गया, b आ गया 1/2। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। ये b की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b की जगह 1/2 इक्वल्स टू 0। तो a कितना आ जाएगा, -1/2। आप देख रहे हैं कि a और b दोनों की वैल्यूज आ गई।
अब मैं इनको पुट कर दूंगा जैसे कि मैंने पहले भी बोला था इक्वेशन नंबर 1। तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 थी v इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट रो, कांस्टेंट रो टू द पावर a। अब a कितना बन रहा है -1/2, साथ क्या है e, और e आ जाएगा कि पावर b, और b का आंसर कितना है 1/2। आप देख सकते हैं -1/2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो e की पावर 1/2 यहीं रहेगी और रो की पावर नीचे जाकर +1/2 होगी। और आपको यह भी मालूम है कि अगर यूं लिखा हो जो पावर नीचे न्यूमरेटर ऊपर न्यूमरेटर में है वो ही नीचे डिनोमिनेटर में हो तो हम उनको लिख सकते हैं इकट्ठे। तो मैं इस पूरे को इकट्ठे पावर 1/2 दे सकता हूं, और 1/2 तो आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स में अंडर रूट का दूसरा नाम है। तो फिर मैं ये लिखूंगा कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट e ओवर रो, साथ 1/2 की जगह अंडर रूट। ये है वो फाइनल फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड का। और आपको याद है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो कांस्टेंट आया है ये डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो आप इस फॉर्मूले को एज इट इज लिखेंगे, इसमें कांस्टेंट की क्या वैल्यू है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही जान सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आइए देखते हैं स्टेटमेंट 1.10 की। सपोज वी आर टोल्ड दैट द acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r से r raised to power n। जरा देखते हैं डाटा जो हमें दिया हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें यहां अवेलेबल। तो देखते हैं जी, ये देखिए पहली एक्सेलरेशन ये जो मैंने अंडरलाइन किया, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू r raised to the power n। एक्सेलरेशन r यानी कि जो भी रेडियस है सर्कल का उसकी किसी पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ v। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की किसी पावर m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइंड आउट क्या करना है, जरा तवज्जो कीजिए। देखिए फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिन्स द पावर ऑफ r एंड v। r और v की पावर, r और v की क्या पावर है, n और m। तो फाइंड आउट क्या करना है, फिर फाइंड आउट करना है कि n की क्या वैल्यू होगी और m की क्या वैल्यू होगी, यानी कि उनकी पावर्स की क्या वैल्यू होगी। जरा देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ये देखिए जी हमें मालूम है ये दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर n और v रेज टू द पावर m। और आपको यह भी मालूम है कि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, लेकिन उसकी जगह इक्वालिटी की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर मैं इसकी जगह इक्वालिटी लिख सकता हूं। इक्वालिटी का साइन तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल्स टू का निशान। लेकिन यहां अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर r रेज टू द पावर n और v रेज टू द पावर m लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, हम दोनों तरफ डायमेंशंस पुट करेंगे। यहां डायमेंशन आसान है क्योंकि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और रेडियस की डायमेंशन निकालना बहुत इजी है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन की डायमेंशन पुट करेंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2, जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। फिर इक्वल का साइन आ जाएगा, फिर कांस्टेंट आ जाएगा और फिर रेडियस की डायमेंशन, रेडियस तो लेंथ है तो उसकी डायमेंशन आ जाएगी
L रेज टू द पावर m, और इसी तरह आगे डायमेंशन आ जाएगी v तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L t-1, क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायमेंशन के ऊपर उसकी पावर आ जाएगी। अब जरा देखिए जी, LT-2, राइट साइड पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा L की पावर, अब जरा देखिएगा, L की पावर n, और ये बन जाएगा L की पावर m। तो मैं एक ही स्टेप में दोनों पावर्स को ऐड करके लिख देता हूं n प्लस m। उसके बाद बाकी रहेगा t की पावर -1 m से मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर -m आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब आपको मालूम है ये इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है और होनी भी चाहिए, और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों तरफ की डायमेंशंस को तो फिर दोनों तरफ की डायमेंशंस तो बराबर आनी चाहिए। यानी यहां पावर L की कितनी है 1, और यहां L की पावर कितनी है n प्लस m, तो ये दोनों पावर्स बराबर होनी चाहिए, यानी कि n प्लस m 1 के बराबर आना चाहिए। t की यहां पावर क्या है -m, t की यहां पावर क्या है -2, तो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये दोनों पावर्स भी बराबर होनी चाहिए, यानी कि -m बराबर होना चाहिए -2। यहां से m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ना, याद करें ये दोनों वैल्यूज, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास m कितना रह जाएगा 2। लो जी m की वैल्यू तो आ गई, ये m की वैल्यू इधर पुट करें तो n आ जाएगा, m की वैल्यू 2 आई है तो n कितना आएगा, ये 2 उधर जाकर माइनस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो ये देखिए जी n और m की वैल्यूज भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर। तो यहां चैप्टर 1 मुकम्मल होता है, और इस चैप्टर से ऑल्दो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से रेडी कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए